Hello everyone, good evening. Today now going to start history of modern India is most important segment for the civil services prelims and mains both examination. Okay, now going to start history of modern India. Most important segment prelims and mains. First, we are going to discussion of the why called modern. हम ये जानने का प्रयास करें कि हम मॉडर्न क्यों कहते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट कहां से करें. सबसे बड़ी बात तो ये है, जनरली हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, वहां से स्टार्ट करते हैं. ये तो किसी बुक में लिखा हुआ है, वहां से पलट करके हम लोग पढ़ लेंगे. लेकिन वह पैटर्न जो है वह ओल्ड हो चुका है, जिससे आप क्वेश्चन होता ही नहीं है. खास करके जब आप मेंस को लिखते हैं, तो इसमें तो उस टाइप से क्वेश्चन होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो सबसे पहले मैं आप लोग को एडवाइस देना चाहूंगा कि यू शुड बी चेंज द पैटर्न. पहले आप अपने पैटर्न को बदलें. जो ट्रेडिशनल पैटर्न से आप लोग पढ़ते आ रहे हो उसको अब बदल लें, उसकी जरूरत है. और अब एक प्लानिंग तैयार करें कि हमें कैसे पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पैटर्न बढ़ चुका है. आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से मेंस के क्वेश्चन आए. यदि हमारा टारगेट मेंस है तो डेफिनेटली प्रीलिम्स को हम पास कर लेंगे, प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे. सबसे पहले जब मेंस हम लिखते हैं तो हमें एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग की जरूरत होती है कि हम एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे लिखें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ें तो कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ेंगे. मैं बताऊंगा कि हम ये नाम जो मॉडर्न है, ये नाम क्यों दिया गया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है. जब वहां से आप स्टार्ट करोगे तो निश्चित रूप से एक आप में कंसेप्ट डेवलप होगा. जब कंसेप्ट डेवलप होगा तो एक थिंकिंग डेवलप होगा, और थिंकिंग डेवलप होगा तो डेफिनेटली आप मेंस अच्छा कर लोगे, लिख लोगे, क्वालिफाई करोगे. ये सब बातें जनरली किसी बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, खुद को थिंकिंग डेवलप करना होता है. तो ओके, नाउ गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले आप यह जाने कि ये मॉडर्न, इस शब्द का मतलब होता है क्या. क्या है मॉडर्न, इस शब्द का अर्थ क्या है. हम क्यों कहें मॉडर्न इंडिया, व्हाई मॉडर्न, क्यों कहें हम मॉडर्न इंडिया. हमें तो ये भी जानने की आवश्यकता है, मॉडर्न इंडिया हम कहें तो क्यों कहें, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है. मॉडर्न, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी बातें आप लोगों ने सुना भी होगा. देखिए मॉडर्न, इसका मतलब क्या होगा. मॉडर्न प्रोग्रेसिव. क्या इसका मतलब, प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मतलब क्या, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, डेफिनेटली इससे क्या होगा, न्यू थिंकिंग, एक नया विचार, एक नई सोच, एक न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंसेप्ट. इस तरीके से हमें जानने की जरूरत है. इस शब्द का अर्थ ही होता है प्रोग्रेसिव.
प्रोग्रेसिव कैसे? निश्चित रूप से एक न्यू आइडिया हमारे पास होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगा, न्यू थिंकिंग होगा, हम डिस्कवर कुछ करेंगे, खोजेंगे कुछ, हम कुछ डिस्कवर करेंगे। तो मॉडर्न एक उसका प्रोसेस, जो मॉडर्नाइजेशन जो हमेशा चलते रहता है, उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब हम जाने फर्स्ट कि यहां पर जो मैंने कहा कि मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। मॉडर्न तो आपने समझा, प्रोग्रेसिव। अब यहां पर जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, अब इंडिया को एक मिनट हम छोड़ भी सकते हैं, मॉडर्न की बात करते हैं, जो मैंने कहा जिसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव तब होगा जैसे मैंने अभी बताया, एक नई विचारधाराएं आएगी, एक नया आइडियोलॉजी होगा हमारे पास, एक नई थिंकिंग होगा। तो क्या होगा? एक नए विचारधाराओं का जन्म होता है, शुरुआत होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं। अब यहां पर मॉडर्न इंडिया है, तो जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करेंगे बाद में। पहले जो हमारे पास आइडिया है उसको डेवलप करें। सीधे पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होने वाला है आज के समय में, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होने वाला है, उस टाइप से आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो पुरानी बातें हैं, पैटर्न बदल चुका है। जब हम लिखने जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने थिंकिंग नहीं डेवलप किया, अपने आइडियोलॉजी को डेवलप नहीं किया, तो कहां से लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं, आप एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो यहां पर अब देखें, जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो मॉडर्न प्रोग्रेसिव मतलब यहां पर दो बातें आ जाती है। हम दो बातों को यहां पर समझ सकते हैं, दो बातों को हम देख सकते हैं। एक, मैंने क्या कहा, एक नई विचारधारा है, एक नई कंसेप्ट। तो क्या होगा? एक क्या होगा, हम यहां देखते हैं रेशनलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तर्क। और एक क्या होता है? ह्यूमनिज्म। क्या होगा? ह्यूमनिज्म, या नाम मानवता। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक नए विचारधाराओं का जन्म होता है, नए कार्य प्रणाली का जन्म होता है, बिगिनिंग ऑफ न्यू अवेयरनेस। अवेयर, अवेयर किस बात को लेकर के? अपने राइट्स को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, चाहे इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहां पर इससे क्या हो जाता है, हम यहां देखते हैं, यानी कि इससे क्या होगा, एक हम बात करते हैं अपने अधिकार की, यानी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? अपने अन्य अधिकारों, सिविल राइट्स की बात करते हैं। हम यहां पर न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, हम यहां पर यह भी कह सकते हैं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, है ना? यानी यदि मॉडर्न है तो निश्चित रूप से नए तर्क विकसित होगा, हम मानवता के लिए काम करेंगे, तो आधुनिक कहा गया। नहीं तो हम मध्य की कालीन बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो बातें होती हैं,
ये है मॉडर्न, इसीलिए कहते हैं मॉडर्न। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट व्हाई मॉडर्न, व्हाई कॉल्ड मॉडर्न, आधुनिक क्यों के? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव विचारधारा है। ये शब्द अपने आप में बहुत महान है, बहुत व्यापक वर्ड है। ओके, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। अब प्रोग्रेसिव सिस्टम कब होगा? जब हमारे पास तर्क होगा, नई विचारधाराएं होगी, नई थिंकिंग होगा। नई थिंकिंग होगा तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल राइट की बात करेंगे, एक नई गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रतिनिधि सरकार की बात करेंगे, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, एक्सेट्रा हम बात करेंगे। इसलिए मॉडर्न, चाहे वो इंडिया हो या यूरोप हो, दोनों जगह आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आप मेंस में, जीएस वाले भी पढ़ेंगे, ऑप्शनल वाले तो पढ़ेंगे ही, जीएस वाले भी पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से नई विचारधारा का जन्म यूरोप के इतिहास में होता है। जब विश्व इतिहास पढ़ोगे उसी प्रकार से भारत में भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम इस डिस्कशन आप लोगों को कर देते हैं कि जो काफी डिबेट का विषय बना हुआ है हमारे पास क्या कि जो स्कॉलर्स के बीच में काफी डिबेट का ये सब्जेक्ट है कि 18वीं सदी का भारत क्या था। अब हम भारत के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों को जानना पड़ेगा। एक डिक्लाइन ऑफ मुगल का पतन, और दूसरी बात हमें यह जानना पड़ेगा यहां पर कि 18th सेंचुरीज का इंडिया किस प्रकार का था, इस समय का भारत क्या था, उसको जानना पड़ेगा। दो बातें, उसके बाद हम आधुनिक भारत को स्टार्ट कर देंगे। यहां पर एक एक करके हम जाने। फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु आर द रिस्पॉन्सिबल? डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स एम्पायर कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यह भी एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में, जिसको बाबर ने एस्टैब्लिश किया, अकबर ने उसको एक्सपेंशन दिया, औरंगजेब ने एक्सपेंशन दिया, और आफ्टर औरंगजेब यानी 1707 के बाद इतने बड़े मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। तो कॉजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर्स कैन बी स्टडीड अंडर द टू कैटेगरीज में बांट करके हम इसको समझ सकते हैं कि इसका डिक्लाइन हुआ क्यों, कौन था रिस्पॉन्सिबल। क्या हम कर सकते हैं कि कॉजेस रिस्पॉन्सिबल में लिख सकते हैं औरंगजेब, या अदर फैक्टर्स फॉर व्हिच औरंगजेब इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दो बातों को जानना यहां पर जरूरी हो जाता है। क्या औरंगजेब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण था, या औरंगजेब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण नहीं था? ये तो मुगल इंडिया जब हम लोग पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसको भी जानना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, तब एक कंसेप्ट क्लियर होगा, हम अच्छे से कर पाते हैं। अब यहां पर हम देखें कि पहला देखिए कॉजेज में देखें कि रिस्पॉन्सिबल औरंगजेब, क्या औरंगजेब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या यह हम देखते हैं कि औरंगजेब इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्या औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब था या नहीं था? तो देखते हैं कि यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो हम औरंगजेब की पॉलिसीज को पढ़ते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसी क्या थी। जैसे हम देखते हैं कि औरंगजेब की जैसे रिलीजियस पॉलिसी, या औरंगजेब की पॉलिटिकल पॉलिसी, औरंगजेब की
जो पॉलिटिकल और वार पॉलिसी थी क्या यह रिस्पॉन्सिबल बना, इतने बड़े मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ये जानना जरूरी है। राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर डिस्कशन में कि अकबर ने जिस रीति को पालन किया या फॉलो किया, औरंगजेब ने उसको पलट दिया। तो हम जानते हैं जिसके कारण राजपूत, जाट, सिख जितने भी थे एक्सेट्रा उस टाइम सभी मुगल्स के अगेंस्ट में होते हुए चले गए, यानी कि औरंगजेब के अगेंस्ट में होते हुए चले गए। अनेक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। आपने पढ़ा होगा मुगल टाइम में किस प्रकार से जाटों ने विद्रोह किया है, सतनामी ने रिवोल्ट किया है, सिखों के साथ अच्छा संबंध नहीं हुआ, उन्होंने मुगल के अगेंस्ट में मोर्चा खोल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे क्या हुआ, मुगल धीरे धीरे कमजोर पड़ते हुए चला गया। और उसके बाद देखते हैं जो वार जो था, हम देखते हैं युद्ध जो था, जो औरंगजेब लंबे समय तक दक्कन के वार में फंसा रहा, यानी कि लॉन्ग वार इन द दक्कन, फाइनेंशियल कंडीशंस बिकेम पुअर इन मुगल्स, क्योंकि लंबे समय तक लगभग 25-26 सालों तक दक्कन के युद्ध में फंसा रहा, जिसके कारण मुगल की आर्थिक स्थिति, औरंगजेब की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली कंडीशन पुअर होते हुए चला गया। अब पुअर होगा, यदि हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो ईमानदार नहीं रह पाते, ये ह्यूमन नेचर हो गया है। तो कौन, तो उस समय जो मुगल के जो सेना लोग जो थे उनमें वफादारी समाप्त हो गई, जागीरदार में वफादारी समाप्त हो गई, मनसबदारों में वफादारी समाप्त हो गई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर्स माना जाता है। हम दूसरी तरफ हम देखें, क्या औरंगजेब वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्या औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था? तो इसमें हम ये कह सकते हैं ड्यू टू वीक सक्सेसर, कमजोर उत्तराधिकारी। तो वीक सक्सेसर होने कारण, क्योंकि औरंगजेब के बाद आप सभी लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी आए जो इतने बड़े मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण क्या होता है, राइज ऑफ द रीजनल पावर्स। क्या हुआ कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स, तो रीजनल पावर्स का उदय होता है, लाइक बंगाल, मराठा, हैदराबाद, अवध, मैसूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मुगल्स की बात मानना छोड़ दिया। इसके कारण यह भी है, जो वीक सक्सेसर होने के कारण ही जो फॉरेन इन्वेजन होता है, जो विदेशी आक्रमण इस टाइम हुआ, जिसको मुगल संभाल नहीं पाए। कमजोर उत्तराधिकारी, उनमें दूरदर्शिता का अभाव था, दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण वो ठीक से समझ नहीं पाए। दरबार यानी मुगल कोर्ट्स अनेक ग्रुप में डिवाइड हो गया, अफगानी, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, और सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। सुपरमेसी स्ट्रगल बिगन फ्रॉम आफ्टर द औरंगजेब, वाज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स एम्पायर। राइट, समझ रहे हो ना? तो ये दोनों कारण है। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखते हैं कि 8 सेंचुरीज इंडिया है क्या। आगे मैंने कहा कि 8 सेंचुरी इंडिया जो है, आप देखो, आप कहोगे सर आप भटक तो नहीं रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है। अब सीधे वही पढ़ने लगोगे पोर्तुगीज डच तो नहीं काम चलेगा। अब देखो, मैंने कहा कि 8 सेंचुरी इंडिया क्या था। यदि इस पर हम डिस्कशन करें तो इस पर हम बहुत बड़ा डिबेट कर सकते हैं, डिबेट का विषय है भी, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है बेटा। 8th century has been a subject of historical debate among the historians, क्योंकि हम इस समय देखते हैं कि इस समय बिगिनिंग ऑफ द
8th century India, decline of the Mughals and rise of the regional powers. डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल का डिक्लाइन हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगल की पतन की शुरुआत हो रही है, और राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, राइट, लाइक मराठा, बंगाल, अवध, एक्सेट्रा, बहुत सारे पावर का राइज होना स्टार्ट हो गया। अब उस समय हम देख रहे थे जो भारत में जो उस समय पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो था वो इंडिया का टूटने लगा। क्यों? क्योंकि रीजनल पावर्स के राइज होने से वो अपने अपने लिए काम करना स्टार्ट किया। खास करके हम देखते हैं रीजनल पावर साउथ की तरफ 3, मराठा, निजाम, मैसूर, इस सुपरमेसी के लिए आपस में स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं 3, मराठा, निजाम और मैसूर, ये 3 जो सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये साउथ में हमारा सुपरमेसी हो, जिसके कारण यूरोपियंस को यहां पर स्टैब्लिश होने के लिए, स्पेशली ब्रिटिशर्स को स्टैब्लिश होने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। तो इसलिए कहा कि मैंने कहा डिबेट है कि डिक्लाइन भी हो रहा है और रीजनल पावर जो है और उसका राइज भी हो रहा है और मजबूत भी हो रहा है, ये बात भी है। और मैंने क्या कहा, लेकिन एक बात भी है कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है तो उसके ट्रेडिशन डिक्लाइन नहीं हुए। मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइन, इट्स ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस सर्वाइव्ड एंड एडॉप्टेड बाय द रीजनल पावर्स लाइक मराठा। उनके बहुत सारे ट्रेडिशन को उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसमें हमें पढ़ना है, इसको समझना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं उस टाइम तो इसको मुगल काल में ही पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब हम समझ पाएंगे मॉडर्न इंडिया है क्या। अब आ जाए जो हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की आप बात मैं करता हूं बेटा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि खास करके 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, इन दोनों के बीच में इंडिया का ओवरसीज ट्रेड काफी इंक्रीज हुआ, काफी बढ़ा। ठीक है, क्यों वो बढ़ा? इसका कारण क्या था? क्योंकि वेरियस यूरोपियन कंपनी अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय में बहुत सारी यूरोपियन कंपनी भारत आते, बहुत सारी यूरोपियन कंपनी भारत आए, इसलिए इस समय में क्या होगा, भारत का ओवरसीज ट्रेड जो था, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, समुद्र पारीय व्यापार के हैं, वो काफी बढ़ा। ठीक है, और ये बात नहीं है जो इंडिया का कॉमर्शियल रिलेशन इसी समय स्टार्ट होता है। भारत का तो कॉमर्शियल रिलेशन एंशिएंट टाइम से है यूरोप देशों के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ। आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा, पढ़े हो कि नहीं आप लोग? बिल्कुल सभी लोग पढ़े हैं, हमने पढ़ाया भी है कि किस प्रकार से कि रोम कंट्री के साथ, यूरोपियन देशों के साथ हमारा व्यापार था। सिल्क रूट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उस समय कैसे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हुआ था, लेकिन वो व्यापार बंद हुआ। तो बहुत पुराना भारत का वेस्टर्न ट्रेड है, बहुत कॉमर्शियल रिलेशन बहुत पुराना भारत का है। किसके साथ? वेस्टर्न कंट्री के साथ हमेशा रहा। अब हम यहां पर देखते हैं और इसको हम चार्ट के थ्रू समझा देंगे आप लोगों को, बिल्कुल एक नए टेक्निक में। अधिक रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है,
मैंने पहले कहा और अभी भी मैं समझा देता हूं, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं सारे बच्चों से, वी आर नॉट गोइंग टू बिकेम ए हिस्टोरियन एंड ए स्कॉलर, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू बिकेम ए हिस्टोरियन एंड ए स्कॉलर। हमें ना इतिहासकार बनना है ना स्कॉलर बनना है, तो बेटा हमें क्या बनना है? हमें रिजल्ट देने वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड पढ़ने की जरूरत है। और इस हिस्ट्री को लेकर के लोग सर पकड़ लेते हैं, कैसा है, ऐसा होगा, ये होगा, बहुत सारी इसके बारे में लोगों में गलत अवधारणाएं हैं, उसको मन से निकाल लो। हिस्ट्री एक साइंटिफिक अप्रोच है, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है, मजेदार सब्जेक्ट है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, काफी मजा आएगा आपको। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। मैं बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, रटे रटाए बात नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट? ऐसे सभी लोग स्मार्ट हैं, होना चाहिए स्मार्ट, सभी स्मार्ट हैं, आप सभी स्मार्ट हैं, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ, हम बदल जाए, हमें बदलने की नीड है, जरूरत है, इसकी मांग है। यूपीएससी वही मांगता है, उसको हम फॉलो करें, 100% आप अच्छे मेंस लिख लोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी बात को यदि हम समझते हैं, हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देते हैं। फ्लो चार्ट इससे बेटा कि हम देखते हैं कि जब यूरोपियंस का आगमन होता है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में जो यूरोपियंस का आगमन होता है, यूरोपियन कंपनी का आगमन जो होता है, तो हम देखते हैं कि अब ऐसे समझे, द ग्रेट रोमन एम्पायर, सुने होंगे, जिसको ओटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, ठीक है, डिक्लाइन। ये कब डिक्लाइन हुआ, कब डिक्लाइन हुआ? तो ये 7th सेंचुरी में डिक्लाइन, पढ़े हो आप लोग डिक्लाइन। एंड इस पर कैप्चर किसका हो गया? अरब, ठीक है, डिक्लाइन हुआ और इस पर कैप्चर किसका हो गया? अरेबियंस का। इस पर कैप्चर क्या इस हो गया, और जिससे क्या हुआ, अरेबियंस क्या हुआ, सी रूट्स, सी रूट्स पर इन्होंने कैप्चर कर लिया। सी रूट में खास करके, यानी कि सी रूट्स जो था, सी ट्रेड जो था, पासिस इनटू हैंड्स ऑफ अरेबियंस, अरब्स, ठीक है, डोमिनेट करना स्टार्ट किए, खास करके इंडियन ओशियन और रेड सी के बात हम करते हैं। ये सी रूट पर, सी रूट यानी सी ट्रेड खासकर कौन डोमिनेट करने लगे? अरेबियंस। कहां पर किया? यानी कि इंडियन ओशियन और रेड सी। ओके, देखो बिल्कुल मैं फ्लो चार्ट के थ्रू जड़ से समझा दूंगा। अब इसके आगे की बात क्या होती है, उसके बाद हम देखते हैं। देन इन 1453 टर्किश कंक्वेस्ट, टर्किश कंक्वेस्ट कहां पर किया? द ईस्ट रोमन एम्पायर कैपिटल, ओटोमन एम्पायर, जिसको बेंजेंटाइन साम्राज्य भी कहा गया, बेंजेंटाइन एम्पायर आपने सुना होगा, मैं विश्व इतिहास की बात कर रहा हूं। तो क्या, तो हम यहां पर देखते हैं कंक्वेस्ट द ईस्ट रोमन एम्पायर कैपिटल, उसकी राजधानी कहां थी, कैपिटल कहां थी? कॉन्स्टेंटिनोपल, यहां पर किया,
जिसको हिंदी में कस्तूतुनिया कहते हैं, बेंजेंटाइन एम्पायर। इससे क्या हुआ कि इसका डिक्लाइन हो गया। क्या हुआ? इसका डिक्लाइन हो गया। और ये जो एरिया जो था एजुकेशनल हब था, ये क्या था? एजुकेशनल हब था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, साइंस टेक्नोलॉजी हब था, यहां पर बहुत बड़ा सेंटर था ये। ठीक है, अब इसके यहां से लोग निकल करके दूसरे भाग में जाना स्टार्ट किए, ईस्ट पार्ट में। इसमें मेनली क्या था? इटली और बहुत सारे देश थे। तो इसके लोग माइग्रेट कहां हुए? ईस्ट पार्ट में। तो ईस्ट पार्ट में कहां पर? स्पेशली हम इटली की बात करते हैं। इटली बहुत बड़ा हब बना, बहुत बड़ा सेंटर बना, और यहीं से स्टार्ट होता है यूरोपियन रेनेसेंस, यानी यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है। राइट? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल टेक्निकली समझा रहा हूं, एकदम घबराने की बात नहीं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझे। अब इटली लोग यहां से पहुंचे, और देश पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं इटली, लेकिन स्पेशली कहा? इटली, यूरोप से। और यहीं से स्टार्ट होता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि यूरोपियन पुनर्जागरण, यूरोपियन रेनेसेंस बिगन फ्रॉम इटली। क्यों? इन्हीं कारणों से। क्लियर? समझ में आ गया? तो लोग, क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं, वैज्ञानिक थे, लेखक थे, राइटर्स थे, पोएट थे, वो लोग झगड़ा नहीं किया, वह माइग्रेट होते हुए चले गए। और रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, बेंजेंटाइन साम्राज्य सबका पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है? यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, यानी रेनेसेंस की आवश्यकता होती है। रेनेसेंस इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि रेनेसेंस मतलब क्या होता है? रीबर्थ, फिर से जागना। समझ गए? और वहां पर रेनेसेंस बिगन फ्रॉम द इटली एंड स्प्रेड द अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, डच, स्वीडन, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा पहुंचा। उसमें स्पेन और पुर्तगाल उन्होंने अच्छा काम किया, जिसमें स्पेन के कोलंबस और पुर्तगाल के वास्को डी गामा, जो भारत आगे जानते ही हैं। तो इस प्रकार से यूरोपियन का कंसेप्ट होता है। इसलिए मैंने कहा, तो यहां पर जो इटली में देखो, इटली में जो इसकी शुरुआत होती है, तो क्या था? एक ग्लोबल स्केल पर चला। क्या हम देखते, रेनेसेंस जो था, ये क्या, ये मतलब रेनेसेंस एक बिल्कुल एक ग्लोबल स्केल पर चला था। ठीक है, और इन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज किसको किया? तो फ्यूडल्स को किया, सामंतों को किया, किसको किया? चर्च को किया, पोप को किया। ठीक है, और रेनेसेंस क्या हुआ? तो बिगिनिंग ऑफ ए न्यू नॉलेज, न्यू थिंकिंग, न्यू टेक्नोलॉजी हुआ, एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ऑफ द न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। इसका स्टार्ट होता है यहीं से, क्योंकि इसका दो उद्देश्य था। रेनेसेंस का दो उद्देश्य था, एक सर्च न्यू लैंड कॉलोनीज, ठीक है, और दूसरा ह्यूमनिज्म, मानवता को प्रमोशन दे रहा, प्रमोशन ऑफ ह्यूमनिज्म, प्रमोशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसका। और इसी उद्देश्य से ये आगे बढ़ते हुए चले। इसे क्या होता है कि ये क्या है? ईयरली स्टेज ऑफ कोलोनिज्म, यानी कि यहीं से उपनिवेशवाद की नई चरण की शुरुआत होती है। तो स्टार्ट हुआ यहां से, यह स्टार्ट हुआ। बट आप देखोगे आगे, आराम से आप देखो आगे कि ये क्या है? ईयरली स्टेज ऑफ कोलोनिज्म, उपनिवेशवाद के नए युग की शुरुआत यहां से बिगिनिंग होता है। लेकिन यहां पर क्या था? लिमिटेड पॉसिबिलिटी। यहां पर क्या था? लिमिटेड
पॉसिबिलिटी, एक सीमित संभावनाएं थी। यूरोप ने प्रचार प्रसार करने की, अपनी कॉलोनीज को बढ़ावा देने की, एक्सपेंड करने की संभावना कम थी। इसीलिए ये लोग क्या किए कि सर्च करने लगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सर्च करने लगा। किसकी सर्च करने लगा? किसके? ईस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ, यहां पर काफी पॉसिबिलिटी था, इसे काफी पॉसिबिलिटी था। और इसी में खास करके आगे निकलने का प्रयास दो किया, जिसे मैंने अभी कहा। एक थे पोर्तुगीज, एक थे स्पेन। स्पेन कोलंबस जानते ही उधर चले गए, और पोर्तुगीज क्या हो गया? और इसी में पोर्तुगीज जो था, ठीक है, वह इंडिया की ओर आते हैं, इंडिया आते हैं। और वो थे वास्को डी गामा, जो जानते ही आप लोग। और इंडिया की देखो, और हम इंडिया की ऐसी कंडीशन है जिससे यूरोपियंस को काफी सहायता मिला। जैसे लाइक हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स से आपने पढ़ा है ना कि प्राचीन काल में चाहे इंडिया का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, इंडिया का दोनों पार्ट, जैसे वेस्टर्न हम साइड देखते हैं या ईस्टर्न पार्ट हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप जानते होंगे कि ये ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ये दोनों क्या कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरिया ये भी है, कोस्टल एरिया ये भी है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरबियन सी। तो यहां पर प्राचीन काल से ही मध्यकाल में क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स काफी दोनों साइड से चला। बहुत सारे यहां से बंदरगाहें थी, पोर्ट जानते हो, यहां पर भी है, यहां पर भी है। प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा, जो इनके लिए एक सहायक सिद्ध हुआ। और खास करके दूसरी बात, इंडिया में यहां पर रॉ मटेरियल्स काफी अवेलेबल था। और दूसरी बात, और सहायता किसका मिला? देखो फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं। किसको मिला? कि सपोर्ट बाय द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ने इनका वेलकम किया, व्यापार करने के लिए, ट्रेड कॉमर्स के लिए इनको मौका दिया, सपोर्ट भी किया। जिससे क्या हुआ कि यूरोपियंस भारत आए और ट्रेडिंग के लिए यहां पर काम करना स्टार्ट किया। बाद में पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, खास करके दो, इंग्लिश एंड फ्रेंच। लेकिन इंग्लिश के पास अच्छा थिंकिंग था, डिप्लोमेट अधिक थे वह, और जिन्होंने अपने आप को भारत में एस्टैब्लिशमेंट किया। तो यह है मॉडर्न इंडिया। ऐसे स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया, हमारा स्टार्ट होता है। ऐसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर? यहां तक तो कर लोगे। इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इस प्रकार से लिख दें। अब ये भी आप इसमें बता सकते हैं, व्हाट वर द कॉजेज यूरोपियन कंपनी अराइव्ड इंडिया। आया क्यों, उसका भी आंसर इसमें है कि आप न्यू कॉलोनीज बनाना चाह रहे थे। वह डिजायर फॉर वेल्थ, स्पाइस ट्रेड, टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड सर्च फॉर डिग्निटी, प्रेस्टीज, सभी बहुत सारी बातें यहां पर थी। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो, यदि क्वेश्चन होगा कि व्हाट वर द कॉजेज यूरोपियन कंपनी अराइव्ड इंडिया, भारत क्यों आए, तो इसका इसी में आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको पढ़ने की प्लानिंग को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो पढ़ने का तरीका है, मेथड है, उसको आपको चेंज करना होगा। आप हमेशा चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, चाहे आईएएस दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देखिए किस प्रकार से बदल रहा है, उसके स्वरूप बदल रहा है, उसके नेचर को बदल रहा है। तो उस नेचर जो चेंज हो रहा है, उसी चेंज के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है। और आपको लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। राइट? ठीक है? तो आप भी इसी तरीके से पढ़िए। ओके, डन? ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।